जय हिंद प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र आप सभी को अपने चैनल ड्रीम अचीवर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यह हिंदी का दूसरा पार्ट का वीडियो है। अब हिंदी में भाषा से रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं यही कहूँगा कि प्यारे साथियों, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इससे अगर हमारा चैनल ग्रोथ करके लाइव आने लगे तब मैं आप लोगों के साथ पढ़ाने में और आप लोगों को कमेंट सुनने में और देखकर आपको आंसर रिप्लाई करने में कुछ अलग ही आनंद आएगा। तो चलिए समय को ना इन्वेस्ट करते हुए हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आज अभी मैंने कल जो क्लास ली थी, कल के वीडियो में ये था कि हिंदी भाषा का विकास का कालक्रम। हिंदी भाषा विकास यानी कि किससे क्या हुई, किससे क्या हुई। सबसे पहले संस्कृति हुई, संस्कृति से पाली हुई, पाली से प्रकृति हुई, प्रकृति से सौरसेनी, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी आई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम चलते हैं। ये कल कवर हो गया था और आज क्या कवर हो, आज भी बहुत सारी चीज़ें कवर करने हैं। अगर पूछा जाता है आपसे, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यदि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का इतिहास, जो हिंदी का इतिहास है उसका आरंभ कब से हुआ, अगर पूछा जाता है हिंदी का इतिहास, हिंदी के इतिहास का आरंभ कब से हुआ है, आप बताएंगे 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी के इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ, हिंदी के इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ, तो आपका यह निकलेगा आंसर अपभ्रंश शैली से हुआ। कहाँ से हुआ? अपभ्रंश शैली से हुआ। फिर अगर यही पूछता है हिंदी का कवि, यह पूछता है ना कि हिंदी के कवि या अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि, हिंदी के कवि या अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि या अपभ्रंश शैली के वाल्मीकि कौन है या किसे कहा जाता है, तो कवि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के शैली या अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि या अपभ्रंश शैली के वाल्मीकि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ तक हम देख चुके हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। एक काम करिए, आप लोग जो मैं बताता हूँ उसको सीरियल बाय सीरियल लिखते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई समस्या ना आए। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कवि स्वयंभू को, कवि स्वयंभू, कवि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि कहा जाता है। ये रहा आपका। और अगला क्या आता है, अब हम यहाँ देखते हैं जो भाषाएं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पहले आप बता दीजिए कि भारत में भाषा के कितने परिवार हैं। भारत में भाषा के कितने परिवार हैं, तो जल्दी से बताना। भारत में भाषा के 4 परिवार हैं। अब उसमें से ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। अब सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप बोलेंगे यानी भाषा परिवार की सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप बताएंगे भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार सबसे ज़्यादा है। अब पूछता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी, हिंदी आपकी यही भारोपीय परिवार की एक भाषा है। तो अब चलिए आगे की ओर चलते हैं कि जो भाषाएं हैं हिंदी में कौन कौन से, किस प्रकार से कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम इसकी ओर चलते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं भाषा, भाषा में देखेंगे, एक मिनट मार्कर, देखिए सौरसेनी में
सौर सैनी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सौर सैनी भाषा। अब सौर सैनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? सौर सैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये आते हैं। राजस्थानी और गुजराती आते हैं, सौर सैनी के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला आपका आता है ना अपभ्रंश। याद रखना, जो अपभ्रंश है मैंने कल भी बताया था, यह सौर सैनी का एक अंग क्या है? अपभ्रंश है। अगर आपसे कोई पूछता है ना अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश यह सौर सैनी का एक अंग है। सौर सैनी का एक अंग अपभ्रंश है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब अगला देखना अर्धमागधी भाषा। आपसे पूछा जाता है ना कि अर्धमागधी, एक मिनट मार्कर, अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत अर्धमागधी के अंतर्गत क्या आता है? तो प्यारे साथियों, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आपकी आती है। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। अब उसके बाद आता है मागधी भाषा। अर्धमागधी हो गया, मागधी। मागधी के अंतर्गत क्या आता है? मागधी के अंतर्गत आपका बिहार, उड़िया, बांग्ला, असमी आता है। मागधी के अंतर्गत आपका आता है बिहार, उड़िया, असमिया। बिहार, उड़िया, असमिया आता है और साथ ही साथ बांग्ला भी आती है, बांग्ला। ये आपका रहा अर्धमागधी, सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी। अब आपका आया ब्रांचड़ आया। ब्रांचड़ के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? ब्रांचड़ के अंतर्गत प्यारे साथियों आपका ब्रांचड़ के अंतर्गत आता है पंजाबी सिंधी। जो पंजाबी सिंधी बोली है, पंजाब के रहने वाले हैं, सिंध प्रांत के रहने वाले हैं, वो पंजाबी सिंधी बोलते हैं। ब्रांचड़ आती है पंजाबी सिंधी। अब ब्रांचड़ के बाद आपका बस हो गया। अगर बात करते हैं ब्रांचड़ के अंतर्गत, उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र। अब इसमें और आता है ना, कभी कहते हैं ना पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब यहाँ पर देख रहे हैं। या देखें पश्चिमी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी। अब कोई बोलेगा सर राजस्थानी, तो राजस्थानी भी है। अब इनके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? और गुजराती हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? उड़िया के अंतर्गत कौन सी बोली? असमी या बांग्ला, पंजाबी, सिंधी। इन सब के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, अब हम इस टॉपिक पर कवर करेंगे। तो फिर से एक बार देख लेना कि सौर सैनी जो है ये सॉरी अपभ्रंश जो है ये सौर सैनी का एक अंग है। सौर सैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आते हैं। फिर उसके बाद जो अर्धमागधी है वो पूर्वी हिंदी है, और जो मागधी है बिहार, उड़िया, असमिया, बांग्ला है। हम लोग यही अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। जो हमारी लैंग्वेज चल रही समय वो क्या है? अर्धमागधी है, यानी कि पूर्वी हिंदी है। ब्रांचड़ के अंतर्गत आता है पंजाबी सिंधी। ब्रांचड़ के अंतर्गत पंजाबी सिंधी आता है। अब चलिएगा हम इसके आगे कवर करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं, अब देखिएगा कि ये हो गया, मैंने कहा ना ये सब भाषाएं हैं, इसके अंतर्गत ये सब भाषाएं आती हैं। अब इनके अंतर्गत बोली आती हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि बोली क्या चीज़ है। तो प्यारे साथियों, बोली क्या है? छोटे छोटे क्षेत्रों में, अर्थात छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो होती है वही तो आपकी बोली कहलाती है। इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। बोली में जो बोली बोली जाती है इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, लेकिन इसका खुद का व्याकरण नहीं होता है।
बोली जैसे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उसमें ये बोली बोली जाती है। जैसे अगर हम बोलते हैं हमारा क्षेत्र क्या है, थोड़ी कुछ दूर जाएंगे तो उनको कुछ बोलने का तरीका अलग है। जो बोलने का तरीका है वही तो हमारी बोली कहलाती है। ना तो इनकी साहित्यिक रचना होती है, ना तो इनका खुद का व्याकरण होता है। किसकी? बोली की। और भाषा का व्याकरण होता है, और भाषा का भी साहित्यिक रचना भी होती है। भाषा की साहित्यिक रचना और व्याकरण दोनों होता है, लेकिन बोली की ना तो साहित्यिक रचना होती है और न ही व्याकरण होता है। अब आइए चलते हैं, जो भाषा से होती है विभाषा। जो विभाषा होती है वो छोटे छोटे क्षेत्रों से थोड़ा सा बड़े क्षेत्रों में विकसित होकर बोली जाती है। वो आपको प्यारे साथियों विभाषा कहलाती है। अब विभाषा से कहलाता है राजभाषा। आपने क्या पढ़ा? बोली पढ़ा। बोली से क्या पढ़ा? विभाषा। बोली से क्या देखा? विभाषा। अब विभाषा से आपने क्या देखा? राजभाषा। राजभाषा। अब राजभाषा शब्द से ही आपको पता चला होगा कि यह राजभाषा शब्द क्या है। तो राजभाषा यानी कि यह छोटे या बड़े राज्यों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। छोटे या बड़े क्षेत्रों में यानी छोटे या बड़े राज्यों में जो राज्य होते हैं उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। अब जो वो विभाषा होती है वो छोटे से, देखो यहाँ पर मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ लेकिन ये राज्य की बात कर रहा हूँ। ये छोटे से जो थोड़ा बड़े क्षेत्र होते हैं, काफ़ी लंबे क्षेत्र होते हैं, बड़े क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम विभाषा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आइए आगे की ओर चलते हैं। राजभाषा भी हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ ये राजभाषा, ये विभाषा से लिखता हूँ। देखना विभाषा क्या चीज़ होती है। विभाषा में जो क्षेत्र होता है वो विकसित हो जाता है। आप लिख लेना, विभाषा में क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्षेत्र विकसित हो जाता है। विकसित हो जाता है और इसमें रचना भी होने लगती है। और इसमें रचना भी होने लगती है। तो वो प्यारे साथियों आपकी होती है विभाषा होती है। आपकी क्या होती है? विभाषा होती है। क्या होती है? वो आपकी विभाषा होती है। अब अगर हम बात करते हैं राजभाषा की, तो राजभाषा क्या होता है? मानक रूप, विशाल क्षेत्र, व्याकरण, शब्दों का एक विशाल भंडार होता है। राजभाषा, एक मिनट, राजभाषा देखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। बोली मैंने बता दिया, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि जो बोली होती है वो छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। इनकी साहित्यिक रचना नहीं होती है और ना ही इनका खुद का व्याकरण होता है बोली में। अब जो विभाषा होती है, विभाषा क्या होती है? ये विभाषा में क्षेत्र विकसित होने लगता है या विकसित हो जाता है और इसमें रचना भी होने लगती है। और इसमें क्या होती है? रचना भी होने लगती है। और राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा में जो होता है वो तो विशाल भंडार ही हो जाता है। जो राजभाषा होती है, राजभाषा में उसमें मानक रूप हो जाता है। एक रूप जो होता है वो मानक हो जाता है और विशाल क्षेत्र भी हो जाता है। और इसमें राजभाषा में यानी राज्य में खुद का व्याकरण भी होने लगता है और इसके साथ ही साथ शब्दों का विशाल भंडार भी होने लगता है और स्वीकारता भी हो जाती है। यानी जो आप बोलेंगे किस राज्य की, किस क्षेत्र की, उसको, उस भाषा को हम स्वीकार करेंगे। तो ये सब सारी बातें होने लगती है, राजभाषा के अंतर्गत होने लगती हैं। जैसे अगर आप देखते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो यूपी, उत्तर प्रदेश की भाषा कुछ अलग है, तमिलनाडु की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, बिहार की अलग है। तो ये क्या हुई? राजभाषा हुई। अब जैसे इस समय एरिया में है, इलाहाबाद एरिया में, जो हमारा इलाहाबाद के एरिया है, यहाँ पर एरिया में जो छोटे क्षेत्र हैं इसमें बोले जाने वाली जो क्षेत्र है, यानी पूरे एरिया, डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात कर रहे हैं। अब जैसे पूरा अपना जो जहाँ पर हमारी घनी बस्ती है इलाहाबाद की, अब वहाँ पर देखते हैं उस एरिया के अंतर्गत जो बोली जाती है बोली, वो आपकी होती है बोली। अब पूरे इलाहाबाद ज़िले के अंतर्गत या 2-4 ज़िले के अंतर्गत जो बोली जाती है वो क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। यानी जैसे कोई ब्लॉक स्तर ले लेते हैं, सांसद स्तर ले लेते हैं, वो विभाषा कहलाती है। अब जब पूरे यूपी ले लेंगे वो आपकी कहलाएगी राजभाषा कहलाएगी, वो आपकी राजभाषा कहलाएगी। अब
यहाँ पर देख, चलिए राजभाषा में हम चर्चा करते हैं। इसे रफ कर दे रहे, आप लोग शायद लिख लिए होंगे। हो गया राजभाषा, देखिए राजभाषा, हेडिंग डालिए आप लोग, राजभाषा लिखेंगे राजभाषा में। अब आप लोग राजभाषा में लिखेंगे मानक रूप विशाल क्षेत्र। अच्छा कामा करके लिखते चलना, कामा करके, मानक रूप विशाल क्षेत्र, व्याकरण शब्दों का विशाल भंडार। मानक रूप विशाल क्षेत्र, शब्दों का एक विशाल भंडार, शब्दों का एक विशाल, मानक रूप विशाल क्षेत्र, शब्दों का एक विशाल क्षेत्र ही राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। ये प्यारे साथियों आपका रहा राजभाषा, ये आपका रहा राजभाषा रहा। अब इसमें जो बातें बोली जाती है इसमें स्वीकार की जाती है, और इसमें जो होता है खुद का व्याकरण होता है। ठीक है, एक विशाल भंडार ही राजभाषा कहलाती है। इसमें खुद का व्याकरण एवं रचना भी होती है। खुद का व्याकरण होता है एवं रचना भी की जाती है। इसे लिख सकते हैं व्याकरण एवं रचना भी होती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? राजभाषा कहलाएगा। ये आपका राजभाषा कहलाएगा। और राजभाषा में 5 उपभाषाएं भी होती है, यह भी लिखते चलना। इसमें क्या है, राजभाषा में 5 उपभाषा होती हैं। राजभाषा में क्या 5 उपभाषा एवं 17 बोलियां होती हैं। ये लगभग की बातें हैं। एवं लगभग 17 बोलियां होती हैं। 17 बोलियां होती हैं। किसके अंतर्गत है ये? राजभाषा के अंतर्गत। 5 उपभाषा एवं 17 बोलियां होती है। इसका क्षेत्र लगभग 9 राज्यों तक फैला हुआ है। 9 से 10 राज्यों तक फैला हुआ है। ये आपका रहा। इसका क्षेत्र जो है लगभग 9 से 10 राज्यों तक फैला हुआ है। आपके पूछा जाएगा अगर कि राजभाषा में कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो राजभाषा में 5 उपभाषा होती है और 17 लगभग 17 बोलियां होती हैं। और राजभाषा का जो क्षेत्र है ये लगभग 9 से 10 राज्यों तक फैला हुआ है। वो आपके सामने है। सबसे पहले देखते हैं जो उपभाषा है। 5 उपभाषा के अंतर्गत सबसे पहले लेंगे हिंदी उपभाषा। इससे पहले आप लोग एक बात बताएंगे कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा है, इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए। हिंदी शब्द कौन सी उपभाषा है, तब समझेंगे कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और आप लोगों के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आपको पता है जो हिंदी की तैयारी है वो आपको यूपीएसआई लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, चकबंदी लेखपाल, जेल वार्डर फायरमैन, जो कि जेल वार्डर फायरमैन की अभी हाल ही में देखो नोटिफिकेशन आया है कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त से सितंबर के माह में। तो चलिए देखिएगा, जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का एक शब्द है। जो हिंदी है, हिंदी शब्द की बात कर रहा हूँ, वो फारसी भाषा का एक शब्द है।
अब देखना, इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी उपभाषा की। किसकी बात करेंगे? हिंदी उपभाषा की बात करेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं। किसकी बात करेंगे? हिंदी उपभाषा। हिंदी उपभाषा की बात करते हैं। अब चलते हैं हिंदी की ओर। चलिए, अब आप देखेंगे हिंदी की 5 उपभाषा। अभी मैंने बताया था जो भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा है और 5 उपभाषा और इसके बाद उसके अंतर्गत 17 बोलियाँ भी आती हैं। उसके अंतर्गत 17 बोली आती हैं। अब उनको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा स्वर श्रेणी कौन कौन सी है? एक है पहला स्वर श्रेणी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा है मागधी भाषा, चौथा है ब्राह्मण और पांचवा है मराठी। यहाँ पर देखेंगे स्वर श्रेणी, मतलब स्वर श्रेणी में 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी 3 बोलियाँ भाषा हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब सबसे पहले हम पश्चिमी देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली आती हैं? यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। इसमें आप लोग लिख लीजिए कि पश्चिमी हिंदी में या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और पहला है, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। 5 बोलियां। पहला है कौरवी या खड़ी हिंदी या खड़ी बोली। कौरवी या खड़ी बोली। और दूसरा है हरियाणवी। दूसरा है हरियाणवी। हरियाणवी, हरियाणवी। तीसरा है हरियाणवी या बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। दूसरा है ब्राह्मण। तीसरा, चौथा है कन्नौजी। तीसरा है कन्नौजी और तीसरा ब्राह्मण, कन्नौजी। और आपका एक आता है बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी। अच्छा, ब्राह्मण इसमें है? सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा है। अब यहाँ पर देखेंगे कौरवी या खड़ी बोली। देखना फिर से कि स्वर-श्रेणी या पश्चिमी, स्वर-श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आते हैं। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। पहला कौन सा? कौरवी या खड़ी बोली। पहला क्या है? कौरवी या खड़ी बोली है और इसे आकार बहुला भी कहा जाता है। इसे आकार बहुला कहा जाता है। इसे आकार बहुला कहा जाता है। इसे हरियाणवी के बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को या बांगरू भी कहते हैं। इसे आकार बहुला, इसे ओंकार बहुला कहा जाता है। ओंकार बहुला कहा जाता है। इसे ओंकार बहुला कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी के बाद आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी आपके 4 प्रकार की होते हैं। चलिए यहाँ पर देखना, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है मेवाती। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी और मालवी।
राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी और साथ ही साथ मालवी ढूंढाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी ये आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अब आता है गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी चलिए देखो, गुजराती हिंदी के अंतर्गत आपका बस गुजराती हिंदी के अंतर्गत भी ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अब आपका आ जाता है अर्धमागधी भाषा। एक बार फिर से देख लेना, यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये सौरसेनी या अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आता है। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको 5 बोली आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको 5 बोलियाँ, कौरवी या खड़ी बोली जिसे आकार बहुला कहा जाता है। दूसरा हरियाणवी या बांगरू भी कहते हैं इसे उकार बहुला कहा जाता है। और तीसरा है ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा है जिसे मथुरा साइड एरिया में बोला जाता है। ये पश्चिमी है ना, मथुरा साइड पूरा। और कन्नौज तरह बोली जाती है। बुंदेलखंडी जो है वो बुंदेलखंड एरिया में बोली जाती है। राजस्थानी, जो राजस्थानी बोली जाती है, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी, ये बोलियाँ बोली जाती हैं। अच्छा, बोलियों की बात होती है ना कि जो भाषा की चर्चा की गई है, संविधान के अनुच्छेद में चर्चा की गई है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। जो भारत संविधान में वो भाषा की चर्चा की गई है, वो सब हम पॉलिटी भी हम ही लेकर आएंगे और पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करेंगे और पॉलिटी में इसको हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब चलिए देखिएगा, ये हो गया। अब उसके अंतर्गत आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा में हम पूर्वी हिंदी की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं हम ये देखेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको 3 बोलियाँ आती हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। मार्कर कहाँ गया? ये मार्कर है। पहला है अवधी, दूसरा है बघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी। तीसरा आपका आता है छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका आता है। और उसके बाद आता है फिर पूर्वी हिंदी। फिर आते हैं मगधी भाषा में। मगधी भाषा में आपका बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमियत। हम बिहारी की चर्चा करेंगे। अब इसमें चर्चा करेंगे बिहारी की। अगर पूछा जाएगा ये जो पूर्वी हिंदी है वो किसके अंतर्गत आता है? वो अर्धमागधी उपभाषा के अंतर्गत आता है। अर्धमागधी, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया अर्धमागधी। अब उसके बाद यहाँ से आगे मागधी भाषा। मागधी भाषा के अंतर्गत हम कौन सी चर्चा करेंगे? बिहारी हिंदी के लिए चर्चा करेंगे। बिहारी हिंदी। अब देखना, बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोली आती हैं, मैथिली और मेवाती, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी ये इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्यारे साथियों, फिर से इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन पे एक बार समझिए आप लोग। हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं? 5 उपभाषाएँ, जिसके अंतर्गत हम 17 बोलियों को आपको पढ़ाएंगे। अब 5 उपभाषाएँ कौन कौन सी है? पहला सौरसैनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा है मगही, चौथा ब्राह्मण और 5वां है मराठी। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी में देखते हैं, पश्चिमी हिंदी में क्या है? 5 उपभाषा यानी कि 5 बोलियाँ हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ हैं। जो पहला है कौरवी या खड़ी बोली, जिसे आकार बहुला भी कहा जाता है। ये आकार के आधार पर किसी चीज़ को बोला जाता है। अब हरियाणवी जो है ये ओंकार बहुला है। इस हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, बांगरू हिंदी भी कहा जाता है। अब उसके बाद तीसरा आता है ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा जो हरियाणा क्षेत्र है, तो हरियाणा में सबको पता है बोली जाती है। और जो ब्रज भाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिम साइड में
जो इससे रिलेटेड हैं, यानी कि हरियाणा से रिलेटेड, जैसे हाथरस, मथुरा वगैरह है, मथुरा वगैरह में ब्रज भाषा बोली जाती है। अब कन्नौज, ये कन्नौज क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है। अब आ गया बुंदेलखंड, पश्चिमी, ये भी है बुंदेलखंड एरिया में बुंदेलखंडी बोली जाती है। अब उसके बाद आ गया राजस्थानी। राजस्थानी में आपकी 4 बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और ढूढ़ाड़ी। अब उसके बाद आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? सौरसेनी के अंतर्गत, ये सब सौरसेनी के अंतर्गत। अब आते हैं अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब हम यहाँ पर पूर्वी हिंदी से रिलेटेड हैं, हम लोग यहाँ पर क्या हैं? पूर्वी हिंदी से रिलेटेड हैं। जो कहा था ना कि यहाँ पर पूर्वी हिंदी यानी अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। अर्धमागधी भाषा यानी कि पूर्वी हिंदी बोलते हैं। जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वो अर्धमागधी भाषा बोला जाता है, अर्थात वो पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। जैसे अवधी भाषा में, जैसे रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। तो अब यहाँ पर पहले संस्कृत है, संस्कृत से अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। और यहाँ पर पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। फिर अब उसके बाद आता है मागधी भाषा। मागधी भाषा में बिहारी हिंदी तक अभी चर्चा करके हम क्लास को समाप्त करेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगर आप इसे ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ध्यान से देखना, ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, ये ट्रिक आएगा ABMM। देखो आपको कहते हैं किसी भी चीज़ को लेना है तो कितने mm की है? 2 mm। जैसे मान लेना है कि 5 mm का एक वायर लेना है, 5 mm का लेना है, तो आप यहाँ पर क्या याद करेंगे? जो सोर्स यानी कि अच्छा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसकी ट्रिक को देखेंगे। इसमें क्या है? K से कौरवी, H से हरियाणवी, B से बांगरू, K से फिर कन्नौजी, फिर B से बुंदेलखंडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, KB यानी कब कब हंसे, कब कब हंसे। आप ये भी कह सकते हैं ये कब, फिर ये आ गया कब हंसे हंसे। अब यहाँ पर कहते हैं ना कि पश्चिमी बोली में लोग कब कब हंसे, पश्चिमी बोली में लोग कब कब हंसे। तो K से कौरवी, B से ब्रजभाषा, फिर K से कन्नौजी, B से बुंदेलखंडी, H से हरियाणवी। ये हो गया आपका। अब सौरसेनी के अंतर्गत 3 आते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। अरे ये क्या था? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तो 3 ही बोलियां हैं। ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ABMM। ये इस चीज़ का है। ये 5 उपभाषाएँ को मैंने लिख दिया। A से ABMM। चलिए उसके बाद बताएंगे। ये अर्धमागधी। अब देखते हैं अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत केवल एक पूर्वी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको 3 बोली आती है जो कि है ABC है। क्या है? ABC। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी है तो ABC है। ABC क्या मतलब होता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अर्धमागधी के बाद जब से मागधी भाषा में आते हैं तो ये आता है बिहारी हिंदी तक चर्चा कर रहे हैं। बिहारी हिंदी में क्या है? MMB। क्या है? MMB है। ऐसे लिखते हैं BMM। आप लिख दीजिए कि BMM यानी कि BMM की मगधी बिहारी हिंदी है। BMM की मगधी बिहारी हिंदी है। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपकी क्लास कैसे लगी। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हाँ मैं आज बता दे रहा हूँ इसमें मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। इस समय यानी कि YouTube चैनल के माध्यम से मैं 2 विषय बहुत अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा खुद को। एक तो पहला हिंदी और दूसरा पॉलिटी, और तीसरा इतिहास और ज्योग्राफी के लिए एक सचिन सर हैं, मैथ के लिए भी एक अध्यापक हैं, रीजनिंग के लिए भी हैं। हमारी क्लास 23 जून से कंटिन्यू हो जाएगी। हमारी क्लास YouTube पर 23 जून से
सभी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई यानी सभी विषय के लिए एक्सेप्टेड क्वेश्चन के साथ हमारी टीम एकदम आपके साथ रेडी हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आ करके थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि जितने लोगों के पास यह पहुँचे आप लोग कोई किसी अच्छे टीचर को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए प्यारे साथियों, तो धन्यवाद। आज तक मैं अपनी क्लास को यहीं से समाप्त करता हूँ।